हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बॉय में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल बॉय। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपके चैनल पर जरूर दे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखने वाले 12th का मॉडल सेट 3। ठीक है दोस्तों, ये बिहार बोर्ड से वायरल किया गया क्वेश्चन दोस्तों, देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्भधारण के बाद मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, बोला कि गर्भधारण के बाद मूत्र में कौन सा हार्मोन उपस्थित होता है। जिस तरह से एक प्रेग्नेंट किट होता है उसके द्वारा उस पर चेक किया जाता है, तो उसमें कौन सा हार्मोन होता है। ऑप्शन ए में बोला कि एलएच होता है, ऑप्शन बी में बोला कि प्रोजेस्टेरोन होता है, ऑप्शन सी में बोला कि एफएसएच होता है, ऑप्शन डी में बोला कि एचसीजी होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एचसीजी, यानी कि जो मूत्र में जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, एचजीएस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि शुक्राणु का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यानी कि जो शुक्राणु होता है, ठीक है दोस्तों, शुक्राणु जो होता है वो क्या होता है, नर युग्मक। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, नर युग्मक होता है। तो उसका नियंत्रण कौन करता है, यानी कि किसके कंट्रोल में वो नियंत्रण होगा। अगर उस स्रावित हार्मोन होगा तभी शुक्राणु को उसका नियंत्रण उसकी मात्रा होगी। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एस्ट्रोजन के द्वारा होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एजेस्ट्रॉन के द्वारा होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि एलएच के द्वारा होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई के द्वारा नहीं होता है। तो जो शुक्राणु को जो नियंत्रण जो होता है दोस्तों, वो होता है आपको एंड्रोजन के द्वारा। क्या होता है, एंड्रोजन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है। ठीक है दोस्तों, एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि गोल्जिकाय का भाग है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि मानव शुक्राणु का मध्य भाग है, ऑप्शन सी में बोल रहा कि मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग है, ऑप्शन डी में बोल रहा कि इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों जो गोल्जिकाय है वो है आपको मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग। क्या होता है, मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं कहाँ से स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा कि अंडाशय से, ऑप्शन बी में बोल रहा है वृषण से, ऑप्शन सी बोल रहा है अपरा से, और ऑप्शन डी बोल रहा है किडनी से। तो एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरोन से जो हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होते हैं। आपको अगर आंसर मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा अपरा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अपरा के द्वारा क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रॉन हार्मोन का स्रावित होते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक्रोसोम भाग है। ठीक है दोस्तों, एक्रोसोम किसका भाग है। तो चलिए हम इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि डीएनए का भाग है, ऑप्शन बी में बोल रहा कि आरएनए का भाग है, ऑप्शन सी में बोल रहा कि शुक्राणु का भाग है, और ऑप्शन डी में बोल रहा कि इनमें से सभी का भाग है। तो जो एक्रोसोम भाग होता है दोस्तों, वो होता है शुक्राणु का। इसका होता है शुक्राणु का जो शीर्ष भाग पर उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से शुक्राणु होता है। तो इस तरह से एक टोपी नुमा संरचना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम, जो एक शुक्राणु का भाग होता है। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक ग्रीवा किसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रीवा किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ब्रिक में पाया जाता है, वहीं की किडनी में पाया जाता है, बी में बोल रहा है कि फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, सी में बोल रहा है कि गर्भाशय की बॉडी एवं योनि के बीच में पाया जाता है, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि एपिडर्मिस में पाया जाता है। तो जो ग्रीवा होता है दोस्तों, ये होता है गर्भाशय के बॉडी और योनि के बीच में स्थित होता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सर्टोली कोशिका का नियंत्रण पिट्यूटरी से किस हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, एक सर्टोली कोशिका है तो बोला कि उसका जो नियंत्रण होता है किस हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एचजी के द्वारा होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि प्रोस्टीन के द्वारा होता है,
ऑप्शन सी में बोल रहा है कि एलएच के द्वारा होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि एफएस के द्वारा होता है। तो जो सर्टोली कोशिका का जो नियंत्रण होता है दोस्तों वो होता है एलएच के द्वारा। क्या होता है? एलएच के द्वारा, यानी कि 7 के सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन इसे देखते हैं। चलिए बोला किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि किसी की अनुपस्थिति में, यानी कि वैसा कौन सा तत्व है जिसकी मात्रा घट जाएगा तो निषेचन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि सोडियम, ऑप्शन बी में बोल रहा है पोटेशियम, ऑप्शन सी में बोल रहा है कैल्शियम, ऑप्शन डी में बोल रहा है लोहा। तो इसमें से कौन पदार्थ होंगे उपस्थित होंगे, यानी कि उसकी मात्रा घट जाएगी तो निषेचन नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम हो जाएगा। अगर शरीर से कैल्शियम की मात्रा कम जाती है तो निषेचन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि जन्म के बाद मादा के प्रथम दूध स्रावत को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उनमें निहित होता है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि जन्म के बाद माता के प्रथम दूध स्रावित को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसमें क्या निहित होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि आईजीए उपस्थित होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि आईजीडी उपस्थित होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि आईजीई उपस्थित होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि आईजीजी उपस्थित होता है। जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो प्रथम दूध होता है दोस्तों, उसमें जो उपस्थित होता है आईजीए उपस्थित होता है। क्या होता है? आईजीए एक तरह से एंटीबॉडी का कार्य करता है बच्चे को लिए। ठीक है, चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि शुक्राणु किसके द्वारा आधारभूत होता है, अभिभूत होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो शुक्राणु जनन होता है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि एफएसएच के द्वारा होता है, एफएसएच के द्वारा। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एमएसएच के द्वारा होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि एसीटीएच के द्वारा होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि एचसीजी के द्वारा होता है। तो जो शुक्राणु जनन होता है वो होता है एफएसएच के द्वारा होता है, यानी कि 10 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बढ़िया तरीका से। बोल रहा है कि शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, यानी कि एक शुक्राणु कोशिका जब मात्र कोशिका होगा तो उससे कई गो शुक्राणु का निर्माण होगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 1 गो बनेगा, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 4 गो बनेगा, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 16 गो बनेगा, ऑप्शन डी में बोल रहा है 32 गो बनेगा। यानी कि 1 गो मात्र कोशिका से जो शुक्राणु बनता है वो क्या होता है, वो बनेगा आपका 4 गो, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि गर्भाशय के किस महीने में गर्भ अवस्था में शिशु गतिशील होता है और तथा सिर पर बाल उगते हैं। चलिए दोस्तों इसको अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। बोल रहे कि गर्भ अवस्था के किस महीने में गर्भाशय के शिशु गतिशीलता होता है तथा उसके सिर पर बाल उगते हैं। यानी कि उसको कहने का मतलब यह है कि जब कोई गर्भाशय में भ्रूण पल रहा है तो उसके अंदर कब फर्स्ट मोशन कब आएगा और उसके शरीर पर बाल कब उगेंगे। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 4वां महीना में, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 5वां महीना में, ऑप्शन सी में बोल रहा है 6ठा महीना, ऑप्शन डी में बोल रहा है 3रा महीना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 5वां महीना हो जाएगा। यानी कि 5वां महीना में जो भ्रूण होता है गर्भाशय में मोशन करना शुरू कर देता है और उसके सिर पर बाल आने लगते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि अंडाशय के नजदीकी का फैलोपियन ट्यूब का भाग होता है, यानी कि जो अंडाशय से जो नजदीक भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि थैमस बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि फिटुपुला बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ग्रीवा बोलते हैं, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इम्पुला बोलते हैं। तो जो फैलोपियन ट्यूब के जो नज़दीक भाग होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं, आपका फिगर में दिख रहा होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि नर युग्मक तथा मादक युग्मक संयोजन से बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नर युग्मक और मादक युग्मक आपस में मिलेगा तो क्या बनता है जी। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अंडाणु बनेगा, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि शुक्राणु बनेगा,
ऑप्शन सी में बोल रहा है कि वीर्य बनेगा, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इगुनमज बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इगुनमज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 14 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 15वां नियम क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है दोस्तों, नर के मतलब होता है दोस्तों आपका हो जाता है पुरुष। ठीक है दोस्तों, क्या होता है पुरुष। तो इसमें पुरुष में जो हार्मोन उत्पत्ति कहाँ से होते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अंडा से, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि वृषण, ऑप्शन सी में बोल रहा है यकृत, ऑप्शन डी में बोल रहा है अंडा से। तो जो नर हार्मोन की दोस्तों जो उत्पत्ति होता है वो आपको होता है आपका वृषण से होता है। ठीक है दोस्तों, वृषण, इसको इंग्लिश में टेस्टी बोला जाता है, टेस्टू। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो आपको वृषण से होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बोला कि स्तनधारियों में वृषण कोष में उतरते हैं, यानी कि जो भी स्तनधारी होते हैं उसमें जो वृषण होता है वृषण कोष में क्यों उतरता है। तो ऑप्शन ए में बोला कि शुक्राणु जनन के लिए उतरते हैं, ऑप्शन बी में बोला कि निषेचन के लिए उतरते हैं, ऑप्शन सी में बोला कि जनन अंगों को विकास के लिए उगते हैं, ऑप्शन डी में बोला कि विशल अंगों के विकास के लिए उगते हैं। तो जो स्तनधारी में जो वृषण होता है वृषण कोष में इसलिए उतरते हैं क्योंकि जब वृषण कोष में जब नहीं उतारेंगे तो उसमें शुक्राणु जनन नहीं होगा और शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। तो 16 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। बोला कि एंटमट किसका गुहा होता है। ठीक है दोस्तों, एंटमट किसका गुहा होता है। दोस्तों गुहा के मतलब होता है खाली स्थान। ठीक है, तो इसका किसका भाग होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहे अंडाशय का भाग होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ग्रोफियन पुटिका का भाग होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ब्लस्टूला का भाग होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि ग्रेस्टोला का भाग होता है। तो जो एंटोमम होता है जो भाग होता है ग्रेस्टोला का भाग होता है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि स्त्री में किसी हार्मोन की प्रक्रिया के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से हम लोग अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। बोल रहा है कि स्त्री में किस हार्मोन की प्रक्रिया के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित हो रहे हैं, यानी कि जो स्त्री में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई पड़ने लगता है वो किस हार्मोन की वजह से दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि रिलैक्सेंस के, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि प्रोजेस्टेरोन के, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि एंड्रोजन के, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि गेलेंडोट्रोपिन की वजह से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसका क्या जाएगा प्रोजेस्टेरोन आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वो लोग 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि बार्थोली ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों, बोला कि बार्थोली ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बायस इनफेंडस के किनारे पर होता है, और ऑप्शन बी में बोल रहा है कि योनि के किनारे पर स्थित होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि पुच्छ के शीर्ष पर होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि उभयचर के शीर्ष पर होता है। जो बार्थोली ग्रंथि जो उपस्थित होता है वो होता है योनि के किनारे पर उपस्थित होता है, जो वीर्य को अम्लीय अवस्था से बचाता है, उसको क्षारीय अवस्था में रहने के लिए प्रेरित करता है और उसे गति करने में भी मदद करता है। चलिए हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिन पर समाप्त होती है वह क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो मासिक चक्र होता है वो 7 से 8 दिन पर जो समाप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में बोला कि रज्जोधर्म बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोला कि लुटिया परावस्था बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोला कि अंड उत्सर्ग परावस्था बोलते हैं, ऑप्शन डी में बोला कि पुटिका परावस्था बोलते हैं। तो जो मासिक चक्र होता है दोस्तों जो 14 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो 7 से 8 दिन में जो समाप्त हो रहा है उसको बोलते हैं पुटिका परावस्था। क्या बोलते हैं, पुटिका परावस्था। चलिए हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो पर नए होंगे तो मेरे वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर फैला देना। चलिए हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पुरुष से क्या संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बोला कि पुरुष से क्या संबंधित है। तो ऑप्शन ए में बोला कि मुख से खाई जाने वाले गोली। तो ये दोस्तों पुरुष भी खा सकते हैं और स्त्री भी गोली खा सकते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका गलत आंसर हो गया। चलिए हम लोग बी बोलते हैं। बोले कि
डिंबम वाहिका छेदन। ठीक है दोस्तों, डिंबम वाहिका छेदन, तो इसका मतलब होता है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका स्त्री में होगा, तो एक क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला बोल रहा है कि शुक्रवाहिका छेदन, यानी कि शुक्रवाहिका छेदन के मतलब होता है शुक्राणु को वहाकर आगे ले जाने वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि शुक्रवाहिका छेदन हो जाएगा जो पुरुष से संबंधित है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोले कि प्रखनलित शिशु को उत्पन्न करने में क्या होता है, यानी कि जिसको हम लोग प्रखनलित शिशु को टेस्ट टू बेबी के नाम से भी जानते हैं, तो उसको उत्पन्न करने में क्या होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि निषेचन बाह्य होता है एवं भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, ऑप्शन ए में बोल रहा है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि निषेचन अंतः होता है एवं भ्रूण का निर्माण बाह्य होता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि निषेचन एवं भ्रूण का विकास दोनों अंदर होता है। और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि निषेचन एवं भ्रूण का निर्माण दोनों बाहर होता है। तो दोस्तों न तो निषेचन एवं भ्रूण का निर्माण बाहर नहीं होता है, सी बराबर है कि निषेचन एवं भ्रूण का निर्माण अंदर नहीं होता है, ये भी गलत है। फिर बोला कि निषेचन अंदर एवं भ्रूण का निर्माण बाहर होता है, ये भी गलत है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि निषेचन बाह्य होता है एवं भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि वंध्याकरण एक विधि है। ठीक है दोस्तों, वंध्याकरण बोल रहा है कि एक विधि है, वो कौन सा विधि है वंध्याकरण। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि IUDC भी, यानी कि अंतःगर्भाशय युक्ति। फिर बोल रहा है कि मध्य छेद। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि शुक्राणु छेदक होता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि लूप होता है। तो जो वंध्याकरण का मतलब होता है दोस्तों उसको नद माना जाना, यानी कि शुक्रवाहिका छेदन होता है, यानी कि 23 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब वह क्या कहलाती है। यानी कि जो एक संतति का निर्माण हुआ है दोस्तों, ये एक जनक के द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक जनक के द्वारा, चाहे नर हो या तो फिर मादा हो, तो उसके द्वारा संतति उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि लैंगिक जन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन बी बोल रहा है कि अलैंगिक कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी में बोल रहा है दोनों। और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि अंतः निषेचन। तो जो एकल जनन द्वारा जो संतति का उत्पत्ति होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ठीक है दोस्तों, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि इड्स में होता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि पायरामीशियम में होता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि पेनिसिलियम में होता है। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि सभी में होता है। जो मुकुलन द्वारा जनन होता है वो होता है आपका ईस्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों, आपका ईस्ट में आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अंड प्रजक हैं। ठीक है दोस्तों, अंड प्रजक हैं। अंड प्रजक के मतलब क्या होता है, वैसे जीव जो अपने संतति को बरकरार बनाए रखने के लिए सबसे पहले वो अंडे के रूप में त्याग करते हैं, उसी को बोलते हैं अंड प्रजक। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है मुर्गी। ऑप्शन बी में बोल रहा है सांप। ऑप्शन सी में बोल रहा है मगरमच्छ। और ऑप्शन डी में बोल रहा है सभी। तो ये जो सारे जीव हैं क्या होता है, अंड प्रजक है। ये अपनी संतति को बनाए रखने के लिए ये अपने सबसे पहले अंडे का निष्कासन करते हैं और फिर उसी अंडे को सेव करके वो अपने बच्चे का भी निर्माण करते हैं। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन दोबारा कि द्विगुणित है। ठीक है दोस्तों, बोला कि द्विगुणित है। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए में बोल रहा है अंड, यानी कि जो अंड होता है वो द्विगुणित है। तो नहीं, क्या जो अंड होता है क्या होता है, अगुणित होता है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि प्राग भी क्या होता है, अगुणित होता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है दोनों। और ऑप्शन डी में बोल रहा है युग्मज। तो यही होता है जो द्विगुणित होता है दोस्तों, एक क्या होता है, इसको देख लेते हैं फिर से। चलिए, एक होता है शुक्राणु। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, शुक्राणु। ये हो गया आपका शुक्राणु, पहला आपका हो जाएगा अंडाणु। ठीक है,
तो एक्स मान लेते हैं कि यहाँ से आ रहा एक्स यहाँ आता है, तो दोनों मिल करके क्या बनाता है, डबल एक्स बनाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग युग्मक। तो क्या होगा, एक एन से आगे एक आना तो क्या होगा, डबल हो गया, तो इसी को बोलते हैं द्विगुणित। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मनुष्य के गर्भधान की अवधि दिन में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो मनुष्य होता है वो गर्भधान की अवधि कितना दिन का होता है, यानी कि एक मनुष्य बच्चे को गर्भ में कितना दिन तक पालता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 200 दिन, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि 250 दिन यानी कि 250 दिन, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 260 दिन, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि 270 दिन। तो जो गर्भधान की जो समय होता है दोस्तों वो होता है 270 दिन, यानी कि 9 मंथ, और एक मंथ में होता है 30 दिन, यानी कि 9 या 27 दिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 270 दिन हो जाएगा, यानी कि 28 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 30वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि वृषण थैली किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वृषण थैली किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में बोला कि अंडाशय से संबंधित है, ऑप्शन बी में बोला कि यकृत से संबंधित है, ऑप्शन सी में बोला कि वृषण से संबंधित है, ऑप्शन डी में बोला कि वृक्क से संबंधित है। तो जो वृषण होता है दोस्तों, यानी कि जो वृषण होता है वृषण थैली में उपस्थित होता है, तो किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों इसका तो आंसर अंडाशय होगा नहीं, ऑप्शन, क्योंकि अंडाशय जो होता है वो क्या होता है, स्त्री में उपस्थित होता है, तो इसके पहले ही छट गया। ऑप्शन बी में बोला यकृत, तो यकृत को क्या सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो ये भी खत्म हो गया। यानी कि जिसका जो बार्थोली जो वृषण जो थैली होता है वो आपको थैली यानी कि जो वृषण से लिए रिलेटेड होता है, यानी कि 27 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कौन सहायक जनन ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, बोला कि कौन सहायक जनन ग्रंथि है, यानी कि जनन करने में वो सारे जो ग्रंथि होते हैं वो सहायता करते हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं आगे। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि शुक्राशय ग्रंथि होगा, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि होगा, ऑप्शन सी में होगा कि कॉपर ग्रंथि होगा, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि सभी होगा। तो ये जो सभी ग्रंथि है वो प्रजनन करने में सहायक होते हैं। जो शुक्राशय होता है उस शुक्राणु को वीर्य में परिवर्तन करता है, प्रोस्टेट होता है उस शुक्राणु के निकलते समय मूत्र को बाहर नहीं निकलने देता है, और जो कॉपर ग्रंथि होता है वो क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग होता है उससे जलन पैदा करने से रोकता है, यानी कि सॉफ्ट बनाए हुए रखता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि स्तनपायी जीवों पर नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है दोस्तों, बोला कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, यानी कि स्तनपायी के मतलब होता है जिसके शरीर पर स्तन उपस्थित होता है उसी को हम स्तनपायी जीव बोलते हैं। और उसमें बोला कि नर हार्मोन, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में देख रहा है बोला कि लीवर, ऑप्शन बी में बोला कि अंडकोश, ऑप्शन सी में बोला किडनी में, ऑप्शन डी में बोला कि फेफड़ा से। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंडकोश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, को अंडकोश हो जाएगा जिसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं 32वां नंबर। बोला कि प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत उत्सर्ग होता है, यानी कि एक मासिक चक्र होगा तो उसमें से क्या उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन ए में बोला कि 2 अंडाणु का निर्माण होगा, ऑप्शन बी में बोला कि 1 अंडाणु का निर्माण होगा, ऑप्शन सी में बोला कि 2 से अधिक अंडाणु का निर्माण होगा, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि अंडाणुओं का नित्सर्जन नहीं होता है। तो जो एक मासिक चक्र होता है उसमें कितने अंडाणु का अंडाशय से त्याग किया जाता है, तो उसमें जो एक मासिक चक्र के दौरान जो 1 अंडाणु का ही त्याग होता है। ठीक है दोस्तों, 1 अंडाणु का ही त्याग हो, यानी कि जो 32 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक मासिक चक्र के दौरान 1 अंडाणु का ही निष्कासन होता है। चलिए हम लोग 33वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में आपातकालीन अंतःस्रावित ग्रंथिया का कार्य करता है, यानी कि आपातकालीन कौन सा जो है जो कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है अंडाशय, ऑप्शन बी में बोल रहा है वृषण, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ग्रीवा पुटिका, और ऑप्शन डी में बोल रहा है आपका कॉपर ल्यूटियम। ठीक है दोस्तों, तो जो आपातकालीन जो अंतःग्रावित ग्रंथियां है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर ल्यूटियम हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कॉपर लिथियम हो जाएगा। चलिए हम लोग 34वां नंबर के जंग बोला कि अंडवाहिनी के अंतिम भाग कहलाता है, यानी कि अंडवाहिनी यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब को जो अंतिम भाग होता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए में बोला कि स्थैमस होता है, ऑप्शन बी में बोला कि इम्पुला बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोलता है कि फिब्रिला बोलते हैं, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इंडिफिम्बुला बोलते हैं। तो जो ऑप्शन डी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्थैमस हो जाएगा, जो अंडवाहिनी के अंतिम भाग को हम लोग स्थैमस के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि योनि द्वार प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिससे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि बोला कि योनि द्वार पर एक पतली झिल्ली होता है और पतली झिल्ली से वो ढका होता है जिसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि क्लाइटोरिस बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि मेरोजा बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोलता है कि स्थैमस बोलते हैं, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि हाइमन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो पतला झिल्ली से ढका होता है उसको हम लोग हाइमन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, हाइमन, और इसको योनि छत के भी नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर छत देखते हैं। बोला कि भ्रूण की 16 कोशिका अवस्था क्या कहलाती है, यानी कि जो भ्रूण होता है अगर उस 16 कोशिका में निर्माण हो जाएगा तो उस कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे। यानी कि जब निषेचन होता है तो 1 होता है, 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है और 8 से 16 होता है। तो जब 8 जो एक कोशिका जब 16 कोशिका में परिवर्तन हो जाएगा तो इस 16 कोशिका को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मेरुला बोलते हैं, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ब्लास्टोमेयर बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ब्लास्टोटूरा बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ग्रेस्टूला बोलते हैं। तो जब 16 कोशिका की जो अवस्था होता है उसको मेरुला के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेरुला। चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, यानी कि जो गैमेट निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि स्पाइरोजेनेसिस बोलते हैं, ऑप्शन डी में बोल रहा है पिकीमियोसाइट बोलते हैं। तो जो गैमेट निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 37 नंबर बोला कि विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है, यानी कि जब शुक्राणु निर्माण हो जाएगा तो उसको पोषण कौन देगा, यानी कि शुक्राणु को खाने के लिए कौन देगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अंतःद्रवी कोशिका देगा, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि स्पेटेरोनियम देगा, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि शुक्राणु कोशिका देगा, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि सर्टोली कोशिका देगा। तो जब शुक्राणु जब विकसित हो जाएगा तो उसको जो भोजन देता है वो सर्टोली कोशिका देता है। कौन देता है, सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देता है, खाने के लिए भोज्य पदार्थ उपस्थित होता है। जो शुक्राणु को जो भोज्य पदार्थ के जो उपस्थित होता है वो फ्रुक्टोज के रूप में उपस्थित होता है और कैल्शियम। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि मानव वीर्य का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो मानव का जो वीर्य होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 5.4 से 5.5 होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 6.5 से 6.8 होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 7.3 से 7.5 होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि 8.2 से 8.5 होता है। तो जो मानव की जो वीर्य का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7.3 से 7.5 होता है। चलिए हम 39वां क्वेश्चन देखते हैं। वह कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है दोस्तों, जो प्राथमिक जनन जो नर की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि नर में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो कौन होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अष्टमज। अष्टमज के मतलब होता है दोस्तों आमाशय। क्या होता है, आमाशय। फिर होता है पेनिस। पेनिस के मतलब होता है दोस्तों आपका सीसन हो जाएगा। फिर आपका ब्रिसन है और आपका प्रोस्टेट है। यानी कि जो नर में जो प्राथमिक जनन अंग होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिसन हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। और सीसन को, ठीक है दोस्तों, आपको सीसन को भी बोलते हैं इसका द्वितीयक लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, द्वितीयक।
यानी कि जो सीसन का यानी कि पेनिस का जो काम होता है वो होता है शुक्राणु को बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए इसको द्वितीय लैंगिक जनन अंग बोला जाता है। चलिए हम लोग 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अंडे का जीवन काल होता है, ठीक है दोस्तों, अंडे का जीवन काल कितना होता है? तो ऑप्शन ए में बोला कि 48 घंटा का होता है, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि 12 घंटा का होता है, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 24 घंटा का होता है, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि 8 घंटा का होता है। तो जो अंडे का जो जीवन काल होता है दोस्तों ये होता है 24 घंटा, यानी कि 1 दिन का होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि आज हम लोगों ने जो टोटल क्वेश्चन देखे 40 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में जितना भी आपको सही होगा, अगर मान लेते हैं कि 38 क्वेश्चन सही होता है यानी 35 क्वेश्चन होता है, तो ये सारे लिख करके आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले और अपने दोस्तों तक जरूर फैले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।